एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, समझ आ रही है। अगर यहाँ पे दिस इज द एफ वेक्टर, दिस इज द एफ वेक्टर, यहाँ से मैं लाइट लगाऊं तो इस लाइट की जो इस मार्कर की जो साया बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। कहाँ पे बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। जो इस एफ की जो प्रोजेक्शन होगी वो एलांग कहाँ पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। और इस एफ को अगर लाइट में यहां से लगाऊं तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो एलांग वाई एक्सिस होगी, समझ आ रही है। मींस के एफ की जो प्रोजेक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मींस कि इसकी जो प्रोजेक्शन बन रही है दिस इज एलांग एक्स एक्सिस, और इस एफ की जो प्रोजेक्शन बन रही है दिस इज एफ वाई एक्सिस, एलांग वाई एक्सिस, समझ आ रही है। अगर यहां से लाइट लगाऊं तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी y पे बनेगी, यहां से लाइट लगाऊंगा तो x एक्सिस पे। तो इस तरह हमारे पास इस f की जो प्रोजेक्शन एलॉन्ग x एक्सिस एंड एलॉन्ग y, f ऑफ y हमारे पास पैरेलल, ये लाइन इसको पैरेलल भी है, सामने भी है, इक्वल भी है। तो अगर ये f ऑफ y है तो ये भी f ऑफ y है, और ये f ऑफ x हमारे पास इसके भी सामने भी है पैरेलल। तो अगर ये f ऑफ x है तो ये लाजिमी f ऑफ x है, अगर ये f ऑफ y है तो ये भी f ऑफ y का बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो शक्ल बन चुका है दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप। कौन सा शेप? रेक्टेंगुलर शेप। तो यहाँ पे हमने टॉपिक में लिखा है रिजोल्यूशन ऑफ कोर्स या वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने एक सिंगल कोर्स के 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं और वो भी रेक्टेंगुलर शक्ल में। उसने जो शक्ल बनाया है वो रेक्टेंगल बनाया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास f ऑफ x, ये हमारे पास f ऑफ y, दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज f ऑफ y। ये 4 कंपोनेंट्स हमने इसके बनाए। अब इन 4 कंपोनेंट्स में हम इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मालूम करेंगे तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स मालूम हो जाएंगे खुद ब खुद। अगर हम इस बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल मींस के उसमें एक एंगल हमारे पास 90 का बराबर है। अब जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल में कानून ये है कि जो एंगल, जो 90 एंगल के सामने जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। जो x एक्सिस के साथ एंगल बन रही है उसके सामने जो साइड होती है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो तीसरा जो हमारे पास साइड रह चुका है दिस इज दी बेस, इसको हम क्या कहते हैं? बेस। यानी किसी भी ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास 3 साइड्स होती है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये 3 साइड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, लेकिन यहां पे हम 3 पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। के साइन थीटा यानी साइन एंगल जो बन रही है दिस इज द रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज साइड्स। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड्स के दरमियान में जो एंगल बन रही है उसको हम साइन थीटा कहते हैं। और cos थीटा जो हमारे पास है वो हमारे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में जो एंगल की रेशो है इसको हम क्या कहते हैं? cos थीटा कहते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। जो बेस और परपेंडिकुलर की साइड्स के रेशो हम लेके उससे हम क्या करते हैं? टेंजेंट थीटा मालूम करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अक्सर बच्चों को ये याद होना मुश्किल होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसके लिए हमने कोई आसान से जुमले हमने बनाए, आप खुद भी अपने आप से मालूम बना सकते हैं। सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नंबर दूसरा, कर्ली ब्राउन
hair, curly cos theta, brown base hair hypotenuse, और नंबर तीसरा teeth properly brushed, teeth part T part tangent, P part perpendicular, base B। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम ये है कि हम इसकी कंपोनेंट्स को मालूम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कंपोनेंट्स को मालूम करवाएंगे। हाउ वी विल फाइंड द कंपोनेंट्स? अब हम इसका f ऑफ x मालूम करेंगे, f ऑफ y को मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करवाने के लिए f ऑफ x इज द बेस साइड और f ऑफ y इज द परपेंडिकुलर साइड, मीन के यहां से ये हम मालूम कर सकते हैं, और यहां पे हम f ऑफ x को मालूम करवाना चाहते हैं। दिस इज f ऑफ x। अब f ऑफ x को मालूम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास f ऑफ x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास f का बराबर है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट f ऑफ x। अब हम f ऑफ x को मालूम करना चाहते हैं, तो f ऑफ x को मालूम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अब f ऑफ x को मालूम करवाने के लिए f यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f cos थीटा। मींस कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मालूम करवाना है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मालूम करवाना है तो हमने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करवाना है। f ऑफ x को मालूम करने के लिए f की वैल्यू और cos थीटा यानी एंगल की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास इस f का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगी। नाउ वी फाइंड f ऑफ y। अब हम f ऑफ y मालूम करना चाहते हैं, तो sin थीटा is equal to perpendicular divided by base divided by hypotenuse, sorry। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर होता है f ऑफ y डिवाइड बाय f, यानी sin थीटा is equal to f ऑफ y डिवाइड बाय f, यानी fy is equal to f sin थीटा। मल्टीप्लाई के बोथ साइड, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन u आ जाएगी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एक f वेक्टर और साथ में एंगल थीटा दिया गया है, थीटा, और हमें बताया जा रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। f दिया गया है, मिसाल के तौर पे f हमें दिया गया है 20 न्यूटन और एंगल थीटा दिया गया है 30 डिग्री, और फाइंड f ऑफ x एंड f ऑफ y, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करवानी है और हमें f और थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f की जगह 20 न्यूटन लिखेंगे, cos लिखेंगे, इसके अंदर हम 30 पुट करेंगे, कैलकुलेटर में हम cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास इस f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे अगर हमें इसकी y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करवानी है तो f की वैल्यू पुट करेंगे और sin 30 पुट करेंगे, इससे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स बराबर होंगे। तो उसका आंसर ये है एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि हमारे पास sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री सेम वैल्यू देती है, सेम वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। sin 45 की अगर आप वैल्यू चेक करें और cos 45 की वैल्यू आप चेक करें तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। That's why the horizontal component and vertical component are equal at 45 degree। 45 डिग्री पे हमारे पास f of x और f of y वैल्यू बराबर होगी। दूसरा मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं
कि क्या हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट्स अपने वेक्टर f से बड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि कोई भी कंपोनेंट्स मींस या f ऑफ x या f ऑफ y, एक की बात कर रहे हैं, दोनों की बात नहीं करवा रहे हैं। अगर दोनों की भी बात करवाएं, लेकिन सवाल यह है कि कोई भी कंपोनेंट्स अपने f वेक्टर से बड़ा हो सकता है। नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि ये कंपोनेंट इससे बना हुआ है। जब ये इससे बना हुआ है तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बराबर हो सकता है। अगर ये 0 है तो ये इसके बराबर हो सकता है, या ये 0 है तो f ऑफ y इसका बराबर हो सकता है। लेकिन कोई भी कंपोनेंट्स किसी मेन वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। एंड गिव अस द वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू या f ऑफ y की वैल्यू हमेशा f से कम रहेगी। मींस कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे f की वैल्यू 20 है, आप यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो 20 से कम आएगी। f ऑफ y की वैल्यू आप पुट करें, मालूम करें तो वो भी 20 से कम आएगी। मतलब यह है कि कोई भी कंपोनेंट्स अपने f वेक्टर किसी मेन वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट इन टर्म ऑफ फोर्स एंड एंगल।